हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्जाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग 10th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, शहरी एवं ग्राम्य जीवन। तो 9th चैप्टर तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 9th चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मौर्य काल के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, यानी कि मौर्य काल के बाद क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में। तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड याद रखिए, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, ये लगभग 500 साल की कहानी है। ठीक है, 200 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य अशोक के शासन काल में अपनी चरम स्थिति पर था। तो अशोक का देखे थे हम लोग कि अशोक गद्दी पर बैठे थे, फिर कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद जो जान माल की हानि हुई, उनसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया, फिर वह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये सब हम लोग देखे थे। और अशोक के टाइम में मौर्य साम्राज्य जो था वह चरम स्थिति पे था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए वह उतने सक्षम नहीं थे, प्रशासनिक कमजोरियां थी, जिसके कारण साम्राज्य का पतन हुआ। लगभग एक बात है 185 ईसा पूर्व के टाइम की। एकता टूट गई और भारत में कई छोटे छोटे राज्य उभर गए। तो आप देखते हैं कि जब कोई सत्ता या सरकार जो हो वह बहुत मतलब कि सक्षम नहीं हो चीज़ों को संभालने में, तो सारे जो राजपाट होते हैं वह टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, अभी अपने ही देश में देख लीजिए कि अगर केंद्र बहुत मजबूत ना हो तो साउथ वाला बोलेगा कि हमको अलग राज्य चाहिए, जो उत्तर पूर्व वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हमको अलग राज्य चाहिए, पंजाब वाले बोलेंगे हमको अलग राज्य चाहिए। तो सब अलग अलग बंटने की कोशिश करेंगे। तो यही हुआ कि जब असक्षम उत्तराधिकारी था तो एकता टूट गई, भारत में कई छोटे छोटे राज्य उभर गए। ठीक है, आगे देखिए इसमें कौन कौन से जब टूटे तो कौन कौन से प्रमुख राजवंश आए। पहले तो मगध में क्या हुआ, शुंग वंश और कन वंश आ गया। ठीक है, मगध जो था। दक्षिण भारत में सातवाहन वंश आ गया। कलिंग कलिंग जिसको अशोक ने जीता था, वहां पर खारवेल राजवंश आ गया। विदेशियों का आक्रमण हुआ। विदेशियों का आक्रमण किस तरफ हुआ, तो पश्चिमोत्तर इस तरफ जो था वह विदेशियों का आक्रमण हुआ। और पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में, मतलब पश्चिम उत्तर इस आसपास में और इस आसपास में सबसे पहले हिंद यूनानी लोग आए, बाद में शक आए। ठीक है, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से यहाँ आए थे। उसके बाद फिर कुषाण वंश आए। ठीक है, तो यह आपको क्रम याद रखा, हिंद यूनानी, शक और उसके बाद फिर कुषाण वंश। आगे देखिए इस काल की विशेषता क्या थी, मौर्योत्तर काल की विशेषता क्या थी। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद कृषि, उद्योग और व्यापार में बड़ी प्रगति हुई। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता थी। मौर्य साम्राज्य टूट चुका था, वहां पर अलग अलग राजवंश आ चुके थे, इसके बावजूद भी कृषि, उद्योग और व्यापार में बहुत प्रगति हो रहा था। नए नगरों का विकास हो रहा था। ठीक है, व्यापारियों ने भारत के भीतर स्थल मार्ग खोजे। व्यापारी लोग जो थे वह भारत के अंदर ही बहुत सारे स्थल मार्ग ढूंढ लिए थे, जिससे कि व्यापार करना आसान हो गया था। बाकी जो समुद्री मार्ग था वह भी पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ वह समुद्री मार्ग भी खोज लिए थे। ठीक है, तो भारत के अंदर भी वह खोज लिए थे, और जो जहाँ जहाँ मतलब लैंड वाला रूट नहीं था वहाँ पर वो समुद्री तरीका भी ढूंढ लिए थे, समुद्री मार्ग भी ढूंढ लिए थे। चलिए खेती का विकास देखते हैं, खेती का विकास इसमें कैसे हो रहा था। लोहे के औजार का महत्व। ठीक है, खेती पहले से होती थी लेकिन उत्पादन सीमित था। तो हम लोग देखते हैं कि आज से 8000 ईसा मतलब 8000 साल पहले से भी खेती हो रही है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था कि उत्पादन एकदम सीमित होता था, खाने पीने भर बस जो लोग थे वह कर लेते थे। मौर्य काल से लोहे के औजार आने लगे। ठीक है, लोहे का जो औजार आने लगा मौर्योत्तर काल में भी, मौर्योत्तर काल में भी वह चलता रहा, और उसमें बहुत ज़्यादा उन्नति देखने के लिए मिला। खेती में क्या देखने को मिला, पहले तो लोहे के कुल्हाड़ी हुए। ठीक ना, लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल साफ किया जा सकता था। ठीक है, हाथ से या किसी और चीज़ से तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो जंगल सफाई करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी थे। फिर लोहे के फाल थे। फाल मतलब हल का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है जिससे खुदाई की जाती है, तो इससे जुताई आसान हो गया, गहरा जुताई होने लगा। ठीक है, पहले औजार लकड़ी, पत्थर, कांसा से बनता था और वह कम प्रभावी था। ठीक है, इसलिए जब लोहे का औजार आने लगा तो इससे खेती अच्छी होने लगी। खेती का विकास में और देखिए दूसरा, अधिरोपण तकनीक। ठीक है, यह अधिरोपण तकनीक क्या होता है, धान की खेती में विशेष लाभ हुआ, उत्पादन कई गुना बढ़ा। अधिरोपण तकनीक में क्या होता है कि चावल, मान लीजिए चावल कहीं पर उगाना है। ठीक है, तो पहले चावल का बीज जो होता है एक छोटे एरिया में उसको लगाते हैं, और फिर जब छोटे एरिया में थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको फिर यहाँ से उखाड़ के पूरे खेत में भर देते हैं। ठीक है, इतने इतने डिस्टेंस पे डाल के, तो ये इसी को कहते हैं अधिरोपण टेक्निक। ठीक है, मतलब ट्रांसप्लांटेशन वाला टेक्निक, एक जगह लगाए फिर वहाँ से ट्रांसप्लांट कर दिए, तो इसको अधिरोपण टेक्निक कहते हैं, जिससे उत्पादन कई गुना बढ़ गया। तो अगर आप लोग धान की खेती देखें हैं अपने गाँव में तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। भारत की खेती प्राचीन काल से ही मानसून पर निर्भर थी। सिंचाई की व्यवस्था में देखिए कि ये मानसून पर ही निर्भर रहती थी। वर्षा कम होने पर अकाल और सूखा आ जाता था। समाधान क्या था, सिंचाई का व्यवस्था विकास करना।
ऐतिहासिक विकास, अब देखिए कि सिंचाई पहले भी हो रहा था। वैदिक काल में अगर देखिए तो घंटी यंत्र यानी रेहट का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में नहर, कुआं, तालाब, कृत्रिम झील का उपयोग किया जाता था। मौर्योत्तर काल में भी इसी को आगे बढ़ाया गया, नहर, कुआं, तालाब, इन सब चीज़ों को, ठीक है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। सुदर्शन झील के बारे में देखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में। उद्देश्य क्या था? सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवा तो दिया, लेकिन 400 सालों के बाद, ठीक है, 400 सालों के बाद एक भयंकर तूफान आया और तटबंध टूट गया, पानी बह गया। यह कहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख, यह रुद्रदामन ने लिखवाया हुआ है, जूनागढ़ अभिलेख। तो उससे हम लोगों को जानकारी मिलती है कि 400 सालों के बाद यह तटबंध टूट गया था, पानी बहने लगा था। उसके बाद क्या हुआ कि टूट गया था, तो इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रदामन ने दोबारा बनवाया था, ठीक है। तटबंध पहले से 3 गुना मजबूत बनवाया। मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि मरम्मत करवाया जा रहा है तो जनता से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा या बेगार में काम करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सारा खर्चा सरकारी खजाने से किया गया था। 300 साल बाद, अब ये 400 साल बाद तो पहले यह टूट गया था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, फिर इसके 300 साल बाद फिर से टूट गया। इसका पुनर्निर्माण गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाया था, ठीक है। तो पहले जब टूट गया था, सबसे पहले निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसके बाद रुद्रदामन ने करवाया 400 साल बाद, ठीक है। रुद्रदामन जो था वह मतलब शक शासक था। उसके बाद 300 साल बाद फिर टूटा तो स्कंदगुप्त ने करवाया, यह गुप्त शासक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन, खेती के विकास के फायदे क्या क्या हुए? सबसे पहले तो उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। सिंचाई और लोहे के औजार से अनाज का उत्पादन बढ़ गया, ठीक है। रोजगार और मजदूरी बढ़ी, खेती के कार्य में अधिक लोगों को काम मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद मजदूरी भी पहले की तुलना में बढ़ी, मजदूरी भी पहले की तुलना में बढ़ गई थी, क्योंकि ज़्यादा लोग काम वाम कर रहे थे। आगे देखिए, राजस्व में वृद्धि। अब क्या हुआ? व्यापार बढ़ रहा था तो राजस्व में भी वृद्धि हुई, क्योंकि अधिक उत्पादन, किसानों से ज़्यादा कर वसूला जाता था। राजाओं की आय, राजस्व बढ़ी। राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ, अधिक धन मिलने से कर ज़्यादा मिला तो महल बनाने लगे, किला निर्माण करने लगे, बड़ी सेना का रख रखाव करने लगे, ठीक है। उसके बाद उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन मिला। तो अब क्या था? पहले तो लोग बस इतना ही खेती करते थे जिससे उनका पेट भर सके, तो पेट भरने लायक ही वह काम कर, मतलब कि उपज करते थे। लेकिन उसके बाद जब खेती करना इतना आसान हो गया तो वो बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन करने लगे, ठीक है, जो कि बहुत सारे उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला, ठीक है। औद्योगिक चीज़ें भी, जैसे कि कपास का उत्पादन करने लगे। तो कपास का उत्पादन करने से क्या होगा? कॉटन का कपड़ा बनेगा इस तरह का, और जूट का उत्पादन करने लगे। तो ये सब उद्योगों को भी बढ़ावा मिला इससे। आगे देखिए, हम लोग खेती तो देख लिया, अब व्यापार देखते हैं। तो स्थलीय व्यापार, ठीक है। मौर्य काल में बनी सड़कें मौर्योत्तर काल में भी व्यापार में सहायक थी, ठीक है। जाहिर सी बात है कि सड़क तो खत्म नहीं हो जाएगा, मौर्य काल में जो बना था वो मौर्योत्तर काल में भी काम में आया। तो यह पाटलिपुत्र से तक्षशिला, पाटलिपुत्र से ताम्रलिपि बंगाल, उसके बाद दक्षिण भारत में भी नए व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। मान लीजिए ये पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाने का रोड था, फिर यहाँ से बंगाल जाने का रोड था, ताम्रलिपि, ठीक है। तो ये सब जगह जाते थे, यहाँ से दक्षिण भारत जाने का भी रास्ता था। तो ये सब जो मार्ग था उससे व्यापार हो रहा था। उत्तर पश्चिम भारत में शक और कुषाण शासकों के आने से पश्चिम और मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध बने, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में भी हम लोग देखे थे, इस तरफ कौन कौन आ गया था? शक और कुषाण शासक आ गए थे, ठीक है, पश्चिम और मध्य एशिया से। तो इससे क्या हुआ कि भारत का संबंध जो था इस तरफ से भी बहुत अच्छा हो गया था। रेशम मार्ग के बारे में देखें तो चीन से रेशम व्यापार होता था। रेशम मार्ग से कैसे होता था? मध्य एशिया से होकर भारत और फिर रोमन साम्राज्य तक जाते थे। यहाँ चीन से लोग निकलते थे भारत होते हुए मध्य एशिया, और उसके बाद फिर यहाँ रोमन साम्राज्य में आते थे। रोम भारत से क्या आयात करता था? चीन से तो पता है रेशम आयात करता था, लेकिन भारत से क्या? रेशम भारत से भी करता था, मसाले करता था, मोती करता था, हाथी दांत से बने आभूषण, अन्य विलासिता की वस्तुएं यहाँ से भारत से भी ट्रांसपोर्ट होकर रोम जाता था, ठीक है। संगमकालीन व्यापार देखिए, यह भी इसका टाइम पीरियड याद रखिए, दूसरी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी ईस्वी तक, ठीक है। यानी कि इसमें भी 200 ईसा पूर्व से लेकर और 300 ईस्वी तक, ठीक है। ये भी 5 सालों की घटना है। जब मौर्योत्तर काल चल रहा था उसी समय संगमकालीन व्यापार का भी, मतलब संगम काल भी चल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यह काल दक्षिण भारत का संगम काल कहलाता है। तो ये क्यों संगम काल कहलाता है? संगम शब्द का अर्थ होता है कवियों की सभा, ठीक है, एक सभा होता था। तमिल कवियों ने इस समय की अर्थव्यवस्था, व्यापार, समाज,
पर साहित्य लिखा। मतलब यहाँ पर क्या होता था, तमिल कवियों का एक सभा लगता था कुछ कुछ सालों में, और उसके बाद जितना भी उस समय का अर्थव्यवस्था, व्यापार, समाज कैसा है, इन सब का मतलब लिखा जाता था। ठीक है, साहित्य लिखा जाता था, इसलिए इसको संगम काल कहते हैं। संगमकालीन व्यापार में देखिए प्रमुख व्यापारिक नगर और बंदरगाह कौन से थे, तो कई बंदरगाह व्यापारिक केंद्र बन गए थे। जाहिर सी बात है, जहाँ पर बंदरगाह से आना जाना सब आयात निर्यात होता था, इसलिए वहाँ वह व्यापारिक केंद्र बन गया था। सबसे पहले यह पुहार, कावेरी नदी के किनारे प्रमुख व्यापारिक नगर है। यह किधर है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, पुहार या कावेरी नदी के मुहाने पर, मतलब एकदम किनारे पे है, यह पुहार है। यहाँ पर कौन सा राज है, तो यहाँ चौल है। ठीक है, चौल है। तो यह पुहार आपको पता चल गया। पांड्य, चौल और चेर, यह 3 प्रमुख राज्य थे। ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर चेर है, यहाँ पांड्य है और यहाँ पर चोल है। ठीक है, यहाँ कौन सा है, चेर, पांड्य और ये हो गया चोल। ठीक है, ये चेर है। तो ये तीनों राजवंश आपको याद रखना है। इन राजवंशों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और दक्षिण भारत को समृद्ध बनाया। पुहार की व्यापारिक गतिविधियां देखिए। पुहार संगम काल का एक महत्वपूर्ण सुविधाजनक बंदरगाह था। यहाँ विदेशों से बड़े बड़े जहाज आते थे, बिना पाल उतारे ही किनारे लग जाते थे। विदेशों से आए माल, आयात वस्तुएं गोदी बाड़े यानी कि डॉकयार्ड पर उतारी जाती थी। पुहार के लोग विदेशी व्यापार से बहुत समृद्ध और धनी हो गए थे। तो जहाँ पर भी आयात निर्यात होगा वहाँ के लोग बहुत धनी और समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, नगर में ऊंचे ऊंचे कई मंजिलें भवन थी। ठीक है, कई मंजिलों वाले भवन थे। ऊपर मंजिल पे परिवार रहता था, निचले मंजिल में व्यापार और भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता था। तो बड़े बड़े शहर में तो ऐसा ही होता है कि एक मंजिले पे परिवार रहता है और बाकी सब मंजिले में क्या होगा, या तो वहाँ पर रेंट हाउस लगा दिया जाएगा या दुकान खोल दिया जाएगा। तो जैसे बाकी जगहों पर शहरों में होता है, उसी तरीके से वहाँ पर भी क्या हुआ था, ऊपर के मंजिल में लोग रहते थे और नीचे में व्यापार और भंडारण के लिए उपयोग होता था। समुद्री तट पर खड़े व्यापारी जहाज़ों पर ध्वज और रंगीन झंडे लहराते थे। ये झंडे उस जहाज के माल और वस्तुओं का विज्ञापन होता था। ठीक है, मतलब कि जहाज पर खड़े खड़े ही ध्वज लहराया करते थे, जिससे पता चलता था कि कौन सा वस्तु है और उसका विज्ञापन भी हो जाता था। समकालीन तटीय व्यापार देखिए, तो कौन कौन से तटीय शहर, प्रमुख तटीय शहर कौन से थे, तो तोंडी, मुजरिस, पुहार और अरिकमेडु। तो पुहार और अरिकमेडु तो समझ गए, यह 2 ठो याद रखिएगा, तोंडी और मुजरिस। ठीक है, यह यवन व्यापारी रहते थे। यहाँ पर कौन रहता था, तो रोमन व्यापारी रहते थे। वे क्या लाते थे, बोतल में शराब, विभिन्न दीपक, सोना, ये सब चीज़ रोम से आता था हमारे यहाँ, यानी पुहार में आता था। पुहार की व्यापारिक गतिविधि में एक और देखिए, बदले में क्या लेकर जाते थे, मतलब वो यहाँ लेके आते थे बोतल और क्या कहते हैं, ये सब चीज़, जो बोतल में शराब, विभिन्न दीपक, सोना, ये सब चीज़ लेकर आते थे रोम से। यहाँ से क्या लेके जाते थे, काली मिर्च, मसाले, या तो पुर्तगाली भी यही लेने के लिए आए थे। समुद्र और पर्वत से प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं भी लेके जाते थे। आगे देखिए, तो खुदाई में मिले प्रमाण क्या क्या है, मतलब वहाँ जब खुदाई हुआ है तो क्या क्या चीज़ें प्रमाण के तौर पर दिखाई दिया है, वहाँ पर मिला है। तो रोमन सुराहियों के टुकड़े मिले हैं। सुराही क्या होता है, इस तरीके से सुराही बना रहता है, मतलब बर्तन होता है एक तरह का। रोमन ताम्र सिक्के मिले हैं, तांबा के सिक्के। ठीक है, लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखिए, क्या क्या चीज़ मिला है, रोमन सुराही के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के यानी तांबा का सिक्का, लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये सब बताते हैं कि भारत और रोम के बीच गहरा व्यापारिक संबंध था। भारत से निर्यात के बदले रोम से सोना और चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में आया करते थे। मतलब कि यहाँ से जो सामान बेचा जाता था उसके बदले में रोमन सोना चांदी का सिक्का यहाँ बड़ी मात्रा में आया करता था। विनिमय का साधन सिक्के। ठीक है, तो पहले विनिमय कैसा होता था, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से। तो यह छोटा मोटा जब व्यापार होता है तो उसमें वस्तु विनिमय चलता है, पर जब बड़ा व्यापार हो, मौर्योत्तर काल में सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, व्यापार बढ़ा तो सिक्कों का प्रयोग शुरू हो गया। सिक्कों की विशेषता क्या थी, प्रारंभ में आहत सिक्के यानी सोना चांदी पर जिन पर राजकीय चिन्ह आहत मतलब ठप्पा मारा जाता था। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। तो ये जरूर याद रखिएगा, किसने जारी किए थे, हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के पहली बार जारी किए। कुषाण शासकों ने सोने चांदी तांबे के सिक्के चलाए। तांबा का सिक्का क्या होता था, दैनिक कार्य में प्रयोग किया जाता था और बड़ा बड़ा व्यापार करने के लिए सोने चांदी का। सिक्कों से व्यापार का विकास हुआ। सिक्कों पर बने शासक, देवता और बौद्ध चिन्ह से धार्मिक मान्यताओं और कलाओं का भी ज्ञान मिलता है। ठीक है, शहर की समृद्धि और गतिविधियां देखिए। व्यापार वाणिज्य के विकास से शहर समृद्धि का केंद्र बन गया। आज भी शहर कैसा होता है, समृद्धि का केंद्र। जातक कथाओं से जानकारी, लोग व्यापार से समृद्ध हो रहे थे। शहर बने धर्म, शिक्षा और शिल्प, व्यापार, इन सब का केंद्र बने। तो जहाँ पर अमीर अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर धर्म, शिक्षा, शिल्प, इस तरह की चीज़ें, व्यापार, सब कुछ बढ़ने लगता है।
उत्तर भारत का कुछ कुछ नगर देखिए, तो तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। तो ये सब उत्तर भारत के नगर हैं। दक्षिण भारत में टगर, पैठन, धन्य कटक, अमरावती, अरिकमेडु। तो इसमें देखिए अमरावती और अरिकमेडु जो है ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन बाकी सब जो है टगर, पैठन, धन्य कटक, ये आपको नहीं याद रहेगा, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में दे दे कि इसमें से कौन सा नगर उत्तर भारत का है, कौन सा दक्षिण भारत का। इस तरह से डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आगे देखिए गांव की संरचना। तो सभी गांव एक समान नहीं थे, भौगोलिक, सांस्कृतिक और जलवायु के आधार पर भिन्नता थी, तो सब जगह एक जैसा रहता भी नहीं है। गंगा घाटी के गांव घनी आबादी वाले थे। जैसे देखिए यहाँ गंगा घाटी है, तो यहाँ जो गांव होगा वह घनी आबादी वाला था। ठीक है, क्यों घनी आबादी वाला था? क्योंकि यहाँ खेती बहुत आसानी से किया जा सकता था, जल पानी बहुत आसानी से उपलब्ध था, सिंचाई भी किया जा सकता था। बाकी जो वन क्षेत्र था, वन क्षेत्र में विरल जनसंख्या थी। ठीक है, तो गंगा घाटी में गांव जो थे वह घनी आबादी वाले थे, और पहाड़ी क्षेत्र में विरल जनसंख्या होती थी। कोई घर यहाँ पर है, कोई घर यहाँ यहाँ, इस तरीके से बड़े दूर दूर पर है। ठीक है, गांव की संरचना में देखिए तो ग्रामीण प्रशासन सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता था गांव में? तो ग्राम भोजक होता था। ग्राम भोजक का जो पद होता था वह वंशानुगत होता था। सबसे अधिक भूमि किसके पास होता था? तो ग्राम भोजक। ठीक है, वह सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, वंशानुगत पद होता था, यानी उसी का बेटा फिर ग्राम भोजक बनेगा। सबसे अधिक भूमि का मालिक होता था। दास और गुलाम से वह खेती करवाता था। राजा के लिए कर वसूलता था। ठीक है, मतलब वह कर वसूल के राजा को भेजा करता था। न्यायाधीश और पुलिस का भी कार्य करता था। गाँव में वही न्यायाधीश भी है, गाँव में वही पुलिस भी है। ठीक है, छोटे किसान को क्या कहते थे? यह तो ग्राम भोजक सबसे बड़े किसान को, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा भूमि है। छोटे किसान यानी कि जिसके पास कम से कम अपनी भूमि है, उसको गृहपति कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर दास को कड़े सियार या अधिमई कहा जाता था। ठीक है, तो यह उत्तर भारत की कहानी है। दक्षिण भारत में क्या है? बड़े किसान को वेल्लाल कहते हैं, छोटे किसान को उनवार कहते हैं। जरूर याद रखिएगा, इसमें जितना भी शब्दावली दिया गया है। गाँव में शिल्पकार, लोहार, बुनकर, कढ़ाई, कुम्हार आदि भी रहते थे। तो ये सब जो बताएं, वेल्लाल, ठीक है, उनवार, भूमिहीन मजदूर दास को कड़े सियार और अधिमई कहते थे, गृहपति किसको कहते थे, ग्राम भोजक कौन था, ये जरूर याद रहना चाहिए आपको। चलिए, उत्पादन और शिल्प कला देखिए। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उत्पादन होता था। क्या क्या होता था? कश्मीर, कौशल, विदर्भ, कलिंग, इन सब में क्या होता था? हीरे का उत्पादन होता था, मतलब हीरा बहुत मिलता था। मगध में वृक्ष रेशों का वस्त्र मिलता था। बंगाल में मलमल मिलता था। काशी जो था कपड़ा उत्पादन का केंद्र, यानी उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का केंद्र कौन था? तो काशी था। ठीक है, काशी मतलब उत्तर प्रदेश में जो काशी है। मदुरई जो होता था दक्षिण भारत में कपड़ा उत्पादन का केंद्र था। महिलाएं विशेष रूप से सूत कातने का कार्य किया करती थी। तो यह सब याद रखिएगा कि कपड़ा उत्पादन का केंद्र उत्तर भारत में काशी, दक्षिण भारत में मदुरई। ठीक है, बंगाल किसके लिए फेमस था? तो मलमल के लिए। मगध वृक्ष रेशों के वस्त्र के लिए। कश्मीर, कौशल, विदर्भ, कलिंग, ये सब हीरे के लिए था। ठीक है, आगे देखिए इसमें श्रेणियां। ठीक है, तो व्यापार और शिल्पकार संगठित संघों में काम करने लगे थे। तो व्यापार और जितने भी शिल्पकार थे, ठीक है, वह क्या करते थे? संघ बनाते थे, संगठित रूप से काम करते थे, तो उसी को श्रेणियां कहते हैं। शिल्पकारों को प्रशिक्षण देना। श्रेणियों का काम क्या होता था? शिल्पकारों का प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना, यानी कहाँ से आएगा माल वाल, तैयार माल को वितरित करना। बैंक की तरह कार्य करते थे, यानी आप जैसे बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब धन जमा करना, निवेश करना। श्रेणियां धार्मिक कार्यों और संसाधनों को भी दान देते थे। अब जो भी निवेश वेश करने से उनको जो पैसा वैसा मिलता था, वह चीज़ क्या करते थे? वह जो श्रेणियां थी वह धार्मिक कार्यों और संस्थानों को भी दान देती थी। तो श्रेणियां याद रहना चाहिए। एक संगठित संघ को श्रेणी कहा जाता है, जो व्यापार और शिल्पकार का होता था। शिल्पकार को प्रशिक्षण देना उसका काम होता था, कच्चा माल उपलब्ध करना, तैयार माल को वितरित करना, और बैंक की तरह धन जमा करना, निवेश करना, ये सब चीज़ का काम वो संभालती थी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।